जेमिनल का मतलब होता है जुड़वा, मतलब एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन होनी चाहिए। ध्यान रखना जेमिनल विसिनल दोनों ही जो पार्ट है वो डाई हेलोजन के केस होते हैं, मतलब केवल और केवल दो हेलोजन होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, यहाँ पे सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसको समझते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इन पे बहुत कोई चार्ज होता नहीं है, लेकिन चार्ज आ सकता है अगर वो आपस में टकराएंगे। बॉइलिंग पॉइंट तब ज्यादा होगा जब बहुत बड़ा एरिया होगा, तो टकराने के चांसेस ज्यादा होंगे। टकराएंगे ज्यादा तो चार्ज आएगा तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। हेलो एल्कीन को बना कैसे सकते हैं, हमारे पास बहुत गिनी चुनी जो है प्रिपरेशन है एनसीईआरटी में, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे, उससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे। हेलो एल्कीन हेलो एरिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 मार्क्स का है। आ जाओ जल्दी से इस सिंपल वीडियो में, छोटी सी वीडियो में पूरा चैप्टर निपटाते हैं। आओ शुरू करते हैं बच्चों। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की, तो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में ध्यान से देखना, हम जो इस लेक्चर में, इस वीडियो में करने वाले हैं, बहुत शॉर्ट में करने वाले हैं, पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। सबसे पहले हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजेंस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जेमिनल और विसिनल। जेमिनल का मतलब होता है जुड़वा, मतलब एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन होनी चाहिए। ध्यान रखना जेमिनल विसिनल दोनों ही जो पार्ट है वो डाई हेलोजन के केस होते हैं, मतलब केवल और केवल दो हेलोजन होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। पहला आता है जेमिनल। जेमिनल का मतलब होता है जुड़वा, G4 जेमिनल, G4 जुड़वा। और विसिनल का मतलब होता है बराबर, मतलब जुड़वे में क्या होंगे, एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन होंगे, और बराबर वाले में दोनों पे एक एक होंगे। एडजेसेंट होने चाहिए, मतलब एक के बाद एक दोनों हेलोजन होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, डाई हेलोजन होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्लासिफिकेशन आता है वो होता है हाइब्रिडाइजेशन में, मतलब sp3 sp2, और हमें करना इंपॉर्टेंट, तो sp3 में दो इंपॉर्टेंट है एलाइलिक। एलाइलिक में क्या होगा बच्चों, हमारा जो हेलोजन है वो डायरेक्टली sp3 से तो जुड़ा होगा, लेकिन उसके जस्ट पीछे वाला कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। जबकि मैं बात करूं बेंजाइलिक में भी तो सेम केस है बच्चों, सबसे पहला हमारा होना चाहिए sp3 और जस्ट उससे पीछे वाला होना चाहिए sp2। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या है, पीछे वाला sp2 है। शर्त यह है कि बेंजाइलिक में बेंजीन रिंग होनी चाहिए इसको बेंजाइलिक बनाने के लिए। अगर मैं बात करूं sp2 में, तो दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, विनाइलिक और एराइलिक। जब मैं विनाइलिक की बात करूंगा तो जो मेरा हेलोजन होगा वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा sp2 कार्बन से, जबकि अगर मैं बात करूंगा एराइल में, तो मेरा जो हेलोजन होगा वो डायरेक्टली sp2 से तो होगा, लेकिन ये एक एरोमेटिक रिंग ही होनी चाहिए, एक बेंजीन रिंग ही होनी चाहिए। तो ये मेरा क्लासिफिकेशन है, यही इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहीं से आएगा, ध्यान रखना। आगे बात करता हूं नेचर ऑफ CX बॉन्ड की, मतलब कार्बन हेलोजन का बॉन्ड कैसा होता है। बच्चों ध्यान रखना, हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, इसलिए अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है। मतलब बॉन्ड कैसा होता है, पोलर। पोलर का मतलब होता है इसके ऊपर चार्ज होते हैं। चार्ज कैसे आएगा, हेलोजन के ऊपर नेगेटिव आएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स उधर जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं डायपोल मोमेंट से। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है क्यू मतलब जो चार्ज आया है यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया है चार्ज ने इधर से उधर जाने के लिए। मतलब ये क्या होनी चाहिए, बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, और क्यू क्या होना चाहिए, चार्ज आना चाहिए। बच्चों चार्ज क्यों आ रहा है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। जितना डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उतना ज्यादा चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्लोरीन कार्बन की बात करूं, तो यहाँ पे चार्ज सबसे ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि कार्बन और आयोडीन में सबसे कम होगा। अब ध्यान से देखना बच्चों, मेरे लिए डायपोल मोमेंट के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है विच इज बॉन्ड लेंथ, और चार्ज इंपॉर्टेंट है विच इज क्यू। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। सबसे छोटा साइज किसका हुआ, फ्लोरीन का हुआ। तो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है वो कुछ ऐसे जाएगा कि आयोडीन वाला कार्बन जो है सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ है, उसके बाद कुछ इस तरीके से जाएगा। मेरा क्लोरीन के साथ बॉन्ड इस तरफ आ रहा है, इस नंबर पे आ रहा है। अगर मैं बात करूं चार्ज की बच्चों, तो चार्ज मेरा सबसे ज्यादा कहां पे होगा, कार्बन फ्लोरीन पे होगा, और सबसे कम कहां पे होगा, कार्बन आयोडीन पे होगा। अब ध्यान से देखना, मेरा जो डायपोल मोमेंट होता है वो होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्यू एंड डी। मतलब मुझे क्यू की वैल्यू भी अच्छी खासी चाहिए, डी की भी अच्छी खासी चाहिए। मान लो क्यू बहुत कम है, डी बहुत ज्यादा है, क्या फायदा, मल्टीप्लाई करके तो छोटी वैल्यू आएगी। तो इन दोनों लाइन में, इन दोनों सीरीज में कौन ऐसा है जो ना तो बहुत छोटा है ना बहुत ज्यादा है, वो है कार्बन क्लोरीन। इसीलिए जब ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट पूछा जाएगा इनका, तो सबसे ज्यादा किसका बताओगे बच्चों, क्लोरीन का। तो कार्बन क्लोरीन मैक्सिमम, फिर कार्बन फ्लोरीन, फिर कार्बन ब्रोमीन, और फिर कार्बन आयोडीन। आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ CX बॉन्ड खत्म हो गया, क्लासिफिकेशन खत्म हो गया, पेपर में आएगा यहां से तो यही वाला पार्ट आएगा, इसके अलावा और कोई पार्ट आएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बच्चों। फिजिकल प्रॉपर्टी में दो चीज आती है, बॉइलिंग पॉइंट आता है, मेल्टिंग पॉइंट आता है। पहले बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए बच्चों फोर्स को तोड़ना पड़ता है, और फोर्स किसकी वजह से होती है, चार्ज की वजह से होती है। ध्यान से देखना बच्चों, चार्ज की वजह से होती है। अब अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, यहाँ पे सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसको समझते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इन पे बहुत कोई चार्ज होता नहीं है, बहुत ज्यादा कोई चार्ज होता नहीं है, लेकिन चार्ज आ सकता है अगर वो आपस में टकराएंगे, अब ध्यान से देखना बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट तब ज्यादा होगा जब बहुत बड़ा एरिया होगा, तो टकराने के चांसेस ज्यादा होंगे। टकराएंगे ज्यादा तो चार्ज आएगा तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहां पे मेरे पास ये एक हेलो एल्केन है,
इसका सरफेस एरिया इतना बड़ा है क्योंकि इतना फैला हुआ है। मैंने एक हटा के कार्बन को ब्रांच लगा दिया, सरफेस एरिया मेरा कम हो गया। ठीक है, मैंने एक और ब्रांच लगा दी कोने पे से हटा के, यहां पे देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कंपाउंड सेम है, बस मैं ब्रांच लगाता गया तो मैं इसका सरफेस एरिया छोटा करता गया। जितना छोटा साइज होगा उतने कम चांस होंगे टकराने के। अरे तुम भारी भरकम होगे तो ज्यादा टकराओगे ना, अगर तुम पतले से होगे तो नुई निकल के जाओगे, है ना, तो एकदम चुमड़े में निकल के चले जाओगे। समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा टकराएंगे तो चार्ज क्रिएट होगा, चार्ज क्रिएट होगा तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उनको तोड़ने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। इसलिए ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ध्यान रखना नंबर ऑफ ब्रांच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ब्रांच कम होगी हमारा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। बच्चों मेल्टिंग पॉइंट कहां पे होता है? जब हम मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारा सॉलिड स्टेट में, मतलब सॉलिड स्टेट में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। अगर वो टाइटली पैक्ड हुए तो उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। टाइटली पैक्ड कब होंगे? जब उनमें सिमेट्री होगी। क्या होगी? सिमेट्री होगी। सर सिमेट्री का मतलब क्या है? देखो जरा ध्यान से, अगर तुम इस वाले पार्ट को इसके बराबर में रखोगे तो आराम से सेट हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल सीधा का सीधा है, जबकि इन दोनों में आराम से सेट नहीं हो पाएगा, बीच में बॉन्ड आ रहे हैं जो क्या होगा, सेट करने से रोक लेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम सब ऐसे खड़े हैं तो लाइन से खड़े हो सकते हैं, लेकिन किसी का हाथ ऐसे किसी का हाथ ऐसे, तो क्या लाइन से कभी खड़े हो पाएंगे? क्या टाइटली पैक्ड हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर रहेगा हमेशा इसका सबसे ज्यादा होगा। ये क्या है बच्चों? ये है मेरा पैराक्लोरोबेंजीन, पैराक्लोरोबेंजीन, पैराक्लोरोबेंजीन। और उधर जाते जाते क्या होता जाएगा बच्चों? ये कम होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका हुआ? पैरा वाले का। फिर कम किसका हुआ? ऑर्थो वाले का। और सबसे कम किसका हुआ? मेटा वाले का। क्यों? क्योंकि अच्छे सेट हो सकते हैं, अच्छे सेट नहीं हो सकते। मेल्टिंग पॉइंट क्लियर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पे। हेलो एल्केन को बना कैसे सकते हैं? हमारे पास बहुत गिनी चुनी जो है प्रिपरेशन है एनसीईआरटी में, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे, उससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे। सबसे पहले बात करता हूं एल्कोहल से। बच्चों सबसे पहली प्रिपरेशन आती है एल्कोहल की। अगर मैं रिएक्शन करवा दूं ZnCl2HCl के साथ में, इसे हम कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं ग्रुप्स मेथड। क्या कहते हैं? ग्रुप्स मेथड कहते हैं, ग्रुप्स मेथड कहते हैं। और बच्चों इस रिएजेंट को ZnCl2 प्लस HCl को हम क्या कहते हैं? लुकास रिएजेंट भी कहते हैं, लुकास रिएजेंट भी कहते हैं, लुकास रिएजेंट भी कहते हैं। होगा क्या कि जो क्लोरीन है ना, ये जो क्लोरीन है बच्चों, यहां से ये इस H को निकाल के ले जाएगा और क्लोरीन यहां पे आ जाएगा, H बाहर चला जाएगा, जिसके कारण क्या बन जाएगा? RCl बन जाएगा। अगर RCl बन जाएगा तो हेलोजन आ गया मेरा, हेलो एल्केन बनकर तैयार हो जाएगा। जल्दी से मुझे बताओ समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? क्लियर है भैया? बहुत बढ़िया। ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि यहां पे अब तुम इसको ध्यान से देखना, जो टर्शियरी वाला होता है वो बहुत जल्दी बन जाता है प्राइमरी वाले के कंपैरिजन में और सेकेंडरी वाले के कंपैरिजन में, और सेकेंडरी वाले के कंपैरिजन में। ठीक है, अच्छा जी। एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो तुम्हारा टर्शियरी वाला हो जाएगा, जो तुम्हारा टर्शियरी वाला हो जाएगा वो सेकंड्स में हो जाएगा। ठीक है, इसको 5 से 8 मिनट लगेंगे। ठीक है, और ये बहुत समय लेने वाला है, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ता हूं बच्चों। अगली मेरी प्रिपरेशन आती है PX3 के साथ में। बहुत सिंपल केस है बच्चा, हमें 3 अल्कोहल लेने हैं और 3 X को निकाल लेना है, और इसको निकाल के ले जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? 3RX बन जाएंगे, 3RX बन जाएंगे। अब मेरे पास क्या बचा? P बचा और 3 मेरे पास OH बचे। 3 HOH को इसको जोड़ दूंगा तो बन जाएगा POH का थ्राइस, जिसको मैं और लिख सकता हूं क्या जी? H3PO3। क्या लिख सकता हूं? H3PO3। बहुत बढ़िया। अगले केस में आ जाओ। अगर मेरे पास PX5 है तो ध्यान रखना R केवल एक X को ही लेके जा पाएगा, केवल एक X को लेके जा पाएगा, मतलब RX बनेगा। अच्छा, एक X जाएगा हाइड्रोजन के साथ में, एक X जाएगा हाइड्रोजन के साथ में, HX बनेगा, और बचे हुए क्या बना देंगे बच्चों? POX3 बना देंगे, बचे हुए POX3 बना देंगे। सेम अगर मैं करूं ROH के साथ में तो एक Cl जो होगा, जिसमें से एक Cl होगा वो चला जाएगा, यहां पे OH हट जाएगा तो RCl बन जाएगा। ठीक है, HCl बन जाएगा। ठीक है, SO2 बन जाएगा। एक बात ध्यान रखना, हमने अब तक जितनी भी प्रिपरेशन की है तब में कुछ ना कुछ बन रहा है, मतलब हेलो एल्केन किसी मिक्सचर के साथ बन रहा है। यहां पे दोनों गैस हैं जो एस्केप हो जाती हैं, जिस वजह से ये सबसे इफेक्टिव मेथड होता है। SOCl2 वाला क्या होता है? सबसे इफेक्टिव होता है, और इसी को हम डार्जन्स मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डार्जन्स मेथड भी बोलते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है सर, आगे बढ़ो बच्चों। हमारी नेक्स्ट जो प्रिपरेशन आती है वो आती है एल्केन से। एल्केन में क्या होता है बच्चों? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। जैसे ही लाइट पड़ेगी क्या करेगा? ClCl का बॉन्ड टूट जाएगा और एक H का बॉन्ड टूट जाएगा, CH3Cl जुड़ जाएगा और H और Cl जुड़ जाएंगे। अगर हम फिर से यही काम करा दें, H न्यू, और फिर से मैं यहां पे Cl2 जोड़ दूं तो फिर से एक बार यही काम हो जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल के भाग जाएगा। जब जब हाइड्रोजन के ऊपर आफत आएगी तब तब उसे कौन बचाएगा? क्लोरीन बचाएगा। बचाएगा कैसे? उसको निकाल देगा, खुद जाके चिपक जाएगा। अगर मैं फिर से यहां पे यही करूंगा तो फिर से क्या हो जाएगा बच्चों? CHCl3 हो जाएगा प्लस HCl हो जाएगा।
प्लस HCl हो जाएगा। ठीक है, ये काम चलता रहेगा जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन ना हट जाए। तो दूसरी प्रिपरेशन कौन सी हो गई? एल्कीन वाली हो गई। बच्चों तीसरी प्रिपरेशन है मेरी एल्कीन वाली। तीसरी प्रिपरेशन कौन सी है बच्चों? मेरी एल्कीन वाली। एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। जैसे मैं इसके सामने एक HX रखता हूं, मतलब कोई भी एक एसिड रखता हूं, कोई भी एक हेलोजन एसिड रखता हूं, मैं रख दूं यहाँ पे HBr, मैं यहां पे रख दूं HCl। ठीक है, अगर मैंने इनको यहां पे रखा तो बच्चों होगा क्या? ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। और ये तो बेचारे पहले ही टूटे हुए हैं। क्यों टूटे हुए हैं? क्योंकि हेलोजन सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, हमेशा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो एक कार्बन पे X चला जाएगा, एक कार्बन पे हाइड्रोजन चला जाएगा। कुछ इस तरीके से काम बन जाएगा मेरा, कुछ इस तरीके से मेरा काम बन जाएगा, कुछ इस तरीके से मेरा काम बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है जी, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे की बात समझते हैं। अब ध्यान देना बच्चों, फ्रोम एल्कीन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है मार्कोनी कोफ्रुल, एक होता है एंटी मार्कोनी कोफ्रुल। सर इसका मतलब क्या होता है? अगर तुम इसमें HBr जोड़ोगे, हमेशा इसमें HBr जोड़ोगे, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होती। और हमेशा ध्यान रखना, यहां पे जो तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो मोस्ट स्टेबल होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? मोस्ट स्टेबल होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? मोस्ट स्टेबल होना चाहिए। सर मोस्ट स्टेबल कैसे होगा? ध्यान देना, वो कभी भी प्राइमरी नहीं होगा, वो सेकेंडरी या टर्शियरी होगा। मतलब कि वो कोने वाले कार्बन पे नहीं लगेगा, वो अंदर वालों पे लगेगा। मतलब कैसे? कि Br जाएगा इस वाले कार्बन पे, H जाएगा इस वाले कार्बन पे। तो आंसर आएगा कुछ ऐसा, CH3 CH2 CH Br प्लस CH3। लेकिन अगर तुमने लगा दिया एंटी मार्कोनी कोफ्रुल पेरोक्साइड इफेक्ट, मतलब अगर तुम एडिशन कर रहे हो HBr का और इसमें यूज कर रहे हो पेरोक्साइड का, किसका यूज कर रहे हो? पेरोक्साइड का, तो हमेशा अनस्टेबल बना बनेगा, प्राइमरी वाला बनेगा। मतलब ये कोने पे आके जुड़ेगा। कहां पे जुड़ेगा? कोने पे आके जुड़ेगा। कहां पे जुड़ेगा? कोने पे आके जुड़ेगा। याद हो जाएगा, कहां पे जुड़ेगा? कोने पे आके जुड़ेगा। याद हो जाएगा, कहां पे जुड़ेगा? कोने पे आके जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? जो भी मेरा हेलोजन होगा। क्लियर है? अच्छा, अगला केस, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। ये स्पेशली होती है फिंगरस्टाइन स्वार्ट्स रिएक्शन। फिंगरस्टाइन हमेशा आयोडीन के लिए होती है और स्वार्ट्स हमेशा फ्लोरीन के लिए होती है। होता क्या है, अगर मैं आसानी से आयोडाइड ना बना पाऊं तो मैं क्या करूंगा? पहले ब्रोमो वाला कंसेप्ट बना लूंगा या फिर क्लोरो वाला बना लूंगा, और फिर NaI एसीटोन के साथ में इसको क्या कर दूंगा? एक्सचेंज कर दूंगा। कैसे होगा एक्सचेंज? R के साथ I आ जाएगा और NaX बन जाएगा। सेम मैं यहां पे कर सकता हूं। F को मैं डायरेक्टली नहीं लगा सकता क्योंकि F की रिएक्शन बहुत एक्सप्लोसिव होती है, लेकिन AgF क्या करता है? धीरे धीरे F को भेजता है, यहां से कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो ये रिप्लेसमेंट हो जाएगा और यहां से मेरा RF बन जाएगा, प्लस में AgX बन जाएगा। ये मेरी हो गई बच्चों प्रिपरेशन किसकी? ये मेरी प्रिपरेशन हो गई बच्चों हमारे हेलो एल्केन की। अब बात करते हैं बच्चों प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स की। एरिन्स में क्या होगा बच्चों? ध्यान देना, सबसे पहला मेरा आता है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक कौन होता है? इनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, सब्स्टिट्यूशन करना है। अब देखो सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। होगा बच्चों यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या, सबसे पहले जो FeCl3 तुम्हें दिख रहा है ना, इसको क्या है? इसको भैया एक क्लोरीन की जरूरत है, इसको एक हेलोजन की जरूरत है। तो इन हेलोजन में से एक को तो ये पकड़ लेगा, एक को ये पकड़ लेगा और दूसरे X को छोड़ देगा पॉजिटिव साइन के साथ में, पॉजिटिव साइन के साथ में। अब पॉजिटिव साइन के साथ में मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। मेरी जो बेंजीन रिंग होती है वो न्यूक्लियोफाइल होती है क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो होगा क्या, ये डबल बॉन्ड जो है इधर टूट जाएगा और इस पे अटैक कर देगा। जब इस पे अटैक कर देगा बच्चों, हमेशा ध्यान रखना CH3 अगर मैं टोल्यूइन की बात करूं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो यहां से अटैक कर सकता है इस वाले पॉइंट से, ऑर्थो से, और पैरा से अटैक कर सकता है। तो ये जो एक्स है ना मेरा, या तो ऑर्थो पे आएगा फिर पैरा पे आएगा। होगा क्या मेरा दो आंसर आ जाएंगे। एक CH3 यहां पे एक X बनेगा क्योंकि ये बहुत पास पास है, रिपल्शन होगा इसलिए माइनर होगा, मतलब कि स्टेबल नहीं होगा। और दूसरा मेरा बनेगा बच्चों पैरा पे, जो कि रिपल्शन नहीं होगा, तो बच्चों कैसा बनेगा? मेजर बनेगा। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? क्यों ये इलेक्ट्रोफाइल है? पेपर में एक PYQ आएगा कि बताओ ये जो अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल कैसे होता है, तो बताना है कि भैया ये पॉजिटिव साइन का होता है, इसलिए क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। मैं बात करता हूं सेंडमेयर्स रिएक्शन की। बच्चों अगला प्रिपरेशन आता है मेरा हेलो एरिन्स का, सेंडमेयर रिएक्शन। इसमें होता क्या? सबसे पहले हम नाइट्रस एसिड के साथ में अपने एनिलीन की रिएक्शन करते हैं और क्या करते हैं, इसके ऊपर लगा देते हैं एक N2 पॉजिटिव साइन, एक N2 पॉजिटिव साइन। ठीक है जी, काउंटर आयन होता है Cl नेगेटिव। अच्छा अब ध्यान देना बच्चों, वैसे तो ये वाला बॉन्ड इजीली टूटता नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन बहुत स्टेबल गैस होती है। तो तुरंत क्या होता है, जैसे ही तुम इसके सामने कुछ भी रखोगे ये तुरंत टूट जाएगा। यहां से टूट जाएगा तो क्या करेगा? यहां पे खाली जगह छोड़ देगा, खाली जगह छोड़ देगा तो तुरंत X यहां पे आके अटैक कर देगा और ऐसे में मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चों? मेरे पास एक हेलो एरीन बन जाएगा, प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर भाग जाएगी, नाइट्रोजन गैस बाहर भाग जाएगी। ध्यान रखना ये X या तो क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन या फिर फ्लोरीन नहीं हो सकता, वो नॉर्मली रिएक्शन नहीं करते हैं। अच्छा जी, अगर तुमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ भी ये रिएक्शन की तो उसमें भी यही होगा बच्चों, उसमें भी यही होगा। यहां पे भी तुम्हारे पास क्या लग जाएगा? आयोडाइड लग जाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया।
आगे बढ़ता हूं बच्चों, बहुत जल्दी कंप्लीट करते हैं। प्रिपरेशन मेरी हो गई बच्चों, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं। केमिकल रिएक्शन मेरी तीन टाइप की होती है, सब्स्टिट्यूशन होती है, एलिमिनेशन होती है, रिएक्शन विद मेटल्स होती है। सब्स्टिट्यूशन में मेरे पास दो मैकेनिज्म होते हैं, SN1 SN2, पेपर में पक्का आएगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसी को कंप्लीट करते हैं। SN1 जब भी बोलूंगा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, मतलब कि बाहर से न्यूक्लियोफाइल आएगा और एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को हटा के उसकी जगह ले लेगा। SN1 में क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी 1 होती है, 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले पुराना वाला हटेगा और एक कार्बोकटाइन बनाएगा और फिर नया वाला उस पर अटैक कर देगा। ध्यान रखना, क्योंकि कार्बोकटाइन बन चुका है, पूरा का पूरा खाली है चारों तरफ से, तो ये फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, बैक से भी अटैक कर सकता है। जब फ्रंट से और बैक से करेगा तो फ्रंट वाला भी 50% बनेगा, बैक वाला भी 50% बनेगा, तो दोनों के दोनों क्या बनाएंगे, एक रेसमिक मिक्सचर बनाएंगे। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, जिसमें अगर तुमने मान के चलो एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड लिया होता, क्योंकि इसका फ्रंट भी बन रहा है, बैक भी बन रहा है, तो ये बनेगा प्लस माइनस मतलब रेसमिक मिक्सचर। और तुमने नेगेटिव मतलब लेवियो रोटेटरी लिया होता तो इसका भी प्लस माइनस दोनों बनेगा, तो ये भी क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। बहुत बढ़िया। इसमें तुम्हें SN1 में हमेशा वीक एंड पोलर प्रोटिक न्यूक्लियोफाइल लेने हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल वीक होना चाहिए, आयनिक ना हो बिल्कुल भी, कोवेलेंट हो। पोलर प्रोटिक मतलब हाइड्रोजन हो, जैसे कि पानी CH3OH CH3 CH2OH। अच्छा जी, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकटाइन बनता है और कार्बोकटाइन कब ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी में। तो ऑर्डर जो होगा ईज का वो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी होगा। बात करूं SN2 में, मॉलिक्युलरिटी 2 होती है, 1 स्टेप होता है। 1 स्टेप क्यों होता है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कार्बोकटाइन नहीं बनेगा, ये OH इसको छोड़ता ही नहीं है इस वाले केस में। तो X अटैक कैसे करे, तो इसके रहते हुए ही X को पीछे से अटैक करना पड़ता है। जब पीछे से अटैक करना पड़ता है तो कुछ इस तरीके का बन जाता है। मतलब क्या हुआ, अगर तुमने ये लिया होता डेक्स्ट्रोरोटेटरी, क्योंकि पीछे से अटैक कर रहा है, तो लेवियो बन जाता, और लिया होता नेगेटिव मतलब लेवियो, तो बन जाता डेक्स्ट्रो। ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसमें मुझे स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, पोलर अप्रोटिक चाहिए होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब है आयनिक बॉन्ड होना चाहिए, जैसे कि NaCN में, KCN में, यहां पे देखो चार्ज है। अप्रोटिक मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं चाहिए। वॉल्टन इन्वर्जन का मतलब क्या है, डेक्स्ट्रो से लेवियो बना और लेवियो से डेक्स्ट्रो बना। अगर मैं ईज की बात करूं बच्चों, तो X को जगह नहीं मिल रही है रिएक्शन करने की, पीछे से जाना पड़ रहा है, तो X के लिए ज्यादा अच्छा होगा कि वहां पे कोई होना, भीड़ भड़का ना हो, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम हो। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। ये मेरा हो गया SN1 SN2। बहुत बढ़िया। अगला बच्चों मेरा आता है बीटा एलिमिनेशन केमिकल प्रॉपर्टी में। बीटा एलिमिनेशन में होता क्या है कि मेरे पास जो भी अपना हेलोएल्केन होगा, उसको अगर मैं रिएक्शन करवा दूं स्ट्रॉन्ग बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस अल्कोहलिक KOH हो सकता है, अल्कोहलिक NaOH हो सकता है, तो ये क्या करेगा, हेलोजन को हटाएगा। अब हेलोजन वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, उसके जस्ट बराबर वाला जो बीटा कार्बन होता है, उससे जो हाइड्रोजन होता है मतलब बीटा हाइड्रोजन होता है, उसको भी निकाल के ले जाता है और यहां पे डबल बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, क्या बन जाता है बच्चों, डबल बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, डबल बॉन्ड बन जाता है। अच्छा, अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझना, अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझना। जब तुम इसको बना रहे होगे ना बीटा एलिमिनेशन को, तो कुछ इस तरीके से तुम्हारा मान के चलो मेरे पास एक ये कंपाउंड आ गया। हमेशा ध्यान रखना है सेटजेफ रूल को फॉलो करता है। सेटजेफ रूल क्या कहता है, जहां से तुम X को हटाते हो, ये तो हो गया अल्फा, अगर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन 1 बीटा कार्बन, मतलब 2 बीटा कार्बन है, तो हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से हटाना है जिसपे ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है। इस पे 3 हाइड्रोजन है, इस पे 2 है। तुम कौन सा हटाओगे सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग, ये वाले कार्बन से हटाओगे। ऐसा करने पे तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये तुम्हारा हो गया सेटजेफ रूल। आ जाओ आगे चलते हैं, रिएक्शन विद मेटल्स की बात करते हैं बच्चों। रिएक्शन विद मेटल्स में सबसे पहले आता है वुड्स रिएक्शन। कुछ नहीं करना, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मेटल से रिएक्शन करवाना है हेलोएल्कीन की। 2 ले लो, 2 NaX बाहर हो जाएंगे, R और R आपस में जुड़ जाएंगे। फिटिंग में क्या होगा बच्चों, इनको भी 2 ले लो, 2 NaX बाहर हो जाएंगे, 2 फिनाइल आपस में जुड़ जाएंगे, बाइफिनाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बाइफिनाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बाइफिनाइल। वुड्स फिटिंग में क्या होगा बच्चों, एक हेलोएल्केन ले लो और एक हेलोएरिन ले लो, और फिर से भी वही करो बच्चों, फिर से वही करो। क्या करो, ये X हटाओ, ये X हटाओ, ये 2 Na हटा दो, और R को और हेलोएरिन को एक साथ जोड़ दो। ये तुम्हारी होती है बच्चों वुड्स फिटिंग रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स की रिएक्शन कैसे होती है केमिकल प्रॉपर्टीज में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से पेपर में क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स, हेलोएरिन्स कैसी होती है, लेस रिएक्टिव होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बोर्ड्स में कि क्यों हेलोएरिन्स, मतलब कि हेलोएरिन्स मतलब ये जहां पे बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगा होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करती। मतलब इनके सामने अगर तुमने कोई न्यूक्लियोफाइल लाया तो तुम्हें बहुत मुश्किल हो जाएगी इसको यहां से हटाने में, इसको यहां पे लगाने में। क्यों, क्योंकि ये रेडी नहीं होती इस काम के लिए। क्यों नहीं होते समझते हैं, क्यों नहीं होते समझते हैं। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, ये जो
होते हैं ना मेरे हेलोएरिन्स, इनमें होता है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब क्या होता है, आओ समझाता हूं। यहां पे होता है डबल बॉन्ड, यहां पे होता है डबल बॉन्ड, यहां पे होता है डबल बॉन्ड। जो लोन पेयर होते हैं हेलोजेंस के, वो नीचे उतर के आते हैं, बॉन्ड इधर टूटता है और इसकी वजह से रेजोनेंस बन जाता है पूरा इस तरीके से, रेजोनेंस हो गया मेरा, जिसकी वजह से यहां पे आ जाता है मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब यहां पे थोड़ा सा डबल बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जितने ज्यादा बॉन्ड होते हैं उतना बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा तो आराम से हट नहीं पाएगा, हट नहीं पाएगा तो दूसरा ऐसे क्यों आ क्यों पाएगा। तो रेजोनेंस इफेक्ट एक पहला रीजन है जिसकी वजह से हम इसको नहीं हटा सकते। दूसरा इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल। मान लो तुमने हटा भी दिया, हटाने के बाद बनेगा क्या, हटाने के बाद क्या बनेगा, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बच्चों ये बहुत तगड़ा अनस्टेबल कंपाउंड है, बहुत तगड़ा अनस्टेबल कंपाउंड है, तुरंत क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो दूसरा इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल आयन इसलिए नहीं होता। तीसरा है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियोफाइल रिपल्शन। ध्यान दो, ये एक ऑलरेडी बहुत तगड़ा न्यूक्लियोफाइल है, बहुत इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं डबल बॉन्ड की प्रेजेंस फॉर्म में, ऊपर से एक न्यूक्लियोफाइल ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव को धकेलेगा तो कैसे सब्स्टिट्यूट कर देगा, बिल्कुल सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 रीजन है, समझ में आ गया। अच्छा, तो इसका मतलब सर क्या हम इस वाले हेलोएरिन में इस हेलोजन को कभी भी हटा नहीं सकते? कुछ कंडीशन है जहां पे हटा सकते हैं, ड्रास्टिक कंडीशन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वो ड्रास्टिक कंडीशन है कि NaOH से OH लेना है न्यूक्लियोफाइल, 300 ATM प्रेशर रखना है, 623 केल्विन रखना है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, OH इसको उखाड़ फेंकेगा और यहां बन जाएगा बच्चों फिनोल, यहां बन जाएगा फिनोल। इसको वैसे डोज प्रोसेस भी कहते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, इसलिए मैं भी नहीं कर रहा हूं, तुम्हें करना है कर लो। आगे बढ़ता हूं बच्चों, आगे बढ़ता हूं। इसका मतलब मैंने तुम्हें यह बताया कि हेलोएरिन्स कभी भी सब्स्टिट्यूशन नहीं करते, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशंस में करते हैं। लेकिन एक और कंडीशन है जहां पे वो रिएक्शन कर सकते हैं। बच्चों अगर मैं यहां पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, इसमें किसमें, हेलोएल्किन में, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये सारे बॉन्ड से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसकी एबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने की। NO2 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब खींचेगा तो यहां से भी खींचेगा, जब यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तुरंत ये बॉन्ड वीक बन जाएगा। जब ये वीक बन जाएगा और अब तुम चाहते हो कि ये किसी से रिएक्शन करे, तो ये फट से रिएक्शन कर जाएगा, कोई ड्रास्टिक कंडीशन भी नहीं चाहिए, ये आके इसको अटैक करेगा, खुद चिपक जाएगा, ये हट जाएगा। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से रिएक्टिविटी बढ़ जाती है सब्स्टिट्यूशन के लिए। हेलोएरिन्स की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ता हूं बच्चों, अब ध्यान दो भाई, सब्स्टिट्यूशन नहीं करा सकते, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन तो करवा सकते हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल नहीं करवा सकता, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल करवा सकते हैं। देखो कैसे होगा क्या, जैसे मैंने तुम्हें भी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे मेरे पास एक इलेक्ट्रोफाइल रखा है एक हेलोएरिन के पास में, तो इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ये जो डबल बॉन्ड होता है इसके ऊपर अटैक कर देगा। जब ये डबल बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा बच्चों, ध्यान दो, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा। भाई ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पैरा क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं ना, तो ये वाली पोजीशन जब यहां से बॉन्ड टूटेगा तो यहां पे नेगेटिव आएगा, तो ये वाला इस पे अटैक कर देगा, ठीक है, तो ये तो यहां पे आ जाएगा, यहां क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। तुम ये कह रहे हो कि सर आपने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल बुला लिया, आप इस वाले बॉन्ड को भी तो हटा सकते हो। ध्यान देना बच्चों, होगा क्या कि जब इलेक्ट्रोफाइल यहां पे आएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबल है, डबल बॉन्ड बनना चाहता है, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा तो बेंजीन रिंग आ जाएगी, बहुत स्टेबल होती है, तो तुरंत ये हाइड्रोजन अपनी बलि दे देगा, और हाइड्रोजन जब बलि दे देगा बॉन्ड ऐसे टूटेगा, और जब ऐसे टूटेगा तो बच्चों यहां पे क्या आ जाएगा, जल्दी से मुझे बताओ, यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहां पे, डबल बॉन्ड यहां पे, जब ये ऐसे टूटे तो नेगेटिव यहां पे आया, नेगेटिव पॉजिटिव ने डबल बॉन्ड बनाया, ये एज इट इज रहा, हाइड्रोजन अपनी बलि देकर चला गया, निकला कौन, H पॉजिटिव, आया कौन, E पॉजिटिव, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। ऐसी मेरे पास 4 रिएक्शन है। पहली हेलोजिनेशन है, इसमें क्या होगा, AlCl3 एक क्लोरीन को लेके भाग जाएगा और क्या दे देगा मुझे, Cl पॉजिटिव दे देगा। Cl पॉजिटिव कहां अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा, और कहां अटैक कर सकता है, यहां भी अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी हेलोएरिन्स होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो मेरे पास हमेशा 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा ऑर्थो पे, एक बनेगा ऑर्थो पे, और एक बनेगा पैरा पे। हमेशा ध्यान रखना पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि रिपल्शन नहीं होता। ये मेरा मेजर हो जाएगा और दूसरा मेरा माइनर हो जाएगा। बच्चों ऐसी मेरे पास अगली रिएक्शन होती है नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन में क्या होगा, दोबारा सुनो, ये जो मेरा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसका H और N लेके भाग जाएगा और बना देगा NO2 पॉजिटिव, और ये NO2 पॉजिटिव बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल, कहां अटैक होगा, यहां से अटैक होगा, यहां से अटैक होगा, तो मेरे पास आ जाएगा क्लोरीन पे नाइट्रो, यहां पे आ जाएगा नाइट्रो, और एक मेरे पास यहां पे आ जाएगा नाइट्रो, लेकिन स्टेबल कौन होगा, पैरा वाला स्टेबल होगा क्योंकि बहुत दूर है, रिपल्शन नहीं है, ये मेरा मेजर हो जाएगा। बच्चों सेम काम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ भी होगा। यहां पे क्या होगा, मेरे पास बन जाएगा HSO3, ठीक है, HSO3 पॉजिटिव, मतलब ये क्या बन गया, जल्दी से बताओ मुझे, एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया, अटैक करेगा 2 पोजीशन पे, अटैक करेगा 2 पोजीशन पे, तो मेरा बन जाएगा क्लोरीन, ठीक है जी, SO3H सल्फोनिक एसिड यहां पे बना, और यहां पे क्लोरीन आ गया, यहां पे क्लोरीन आ गया, तो SO3H मेरा यहां पे बना। बात सबको समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अगला बच्चों, अगला मेरा लास्ट है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में फ्रिडल क्राफ्ट में भी यही होता है, ध्यान देना,
इस वाले Cl को फिर से लेके भाग जाएगा। ध्यान रखना AlCl3 भूखे होते हैं Cl के, और क्या बना देगा, CH3 पॉजिटिव बना देगा, इलेक्ट्रोफाइल बना देगा। ये AlCl3 फिर से इस क्लोरीन को लेके भाग जाएगा, क्या बना देगा, CH3CO, यहां पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा क्योंकि Cl को लेके भाग गया, Cl नेगेटिव को लेके भाग गया। अब ये दोनों अटैक करेंगे, कहां अटैक कर सकते हैं भाई, इस वाली रिएक्शन में यहां अटैक होगा, यहां अटैक होगा। तो मेरे पास दो केस बनेंगे, एक बार मेरे पास क्लोरीन के साथ यहां CH3 आएगा और एक बार नीचे की तरफ आएगा। इंपॉर्टेंट मेजर कौन होगा बच्चों, जो नीचे आएगा, जो यहां पे आएगा। ऐसे सेम इस वाले में देखो, मेरे पास COCH3 आएगा, मेरे पास COCH3 आएगा, एक बार यहां आ सकता है COCH3 और एक बार नीचे आ सकता है COCH3। मेजर कौन होगा, मेजर कौन होगा, स्टेबल कौन होगा, नीचे वाला, बिकॉज ऑफ नो रिपल्शन। तो ये मेजर हो जाएगा, दूसरे वाला माइनर हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा, दूसरा वाला माइनर हो जाएगा। समझ में आता है, बहुत बढ़िया। आखिरी में चैप्टर को खत्म करेंगे बच्चों इंपॉर्टेंट पॉलीहैलोजन कंपाउंड से। बहुत कुछ यहां पे नहीं करना, थ्योरेटिकल है। कैसे थ्योरेटिकल है, पहले आता है डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, एक सॉल्वेंट की तरह काम आता है पेंट रिमूवर में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स में काम आता है, मेटल क्लीनिंग के भी काम आता है। कौन, CH2Cl2। ट्राइक्लोरोमीथेन मतलब क्लोरोफॉर्म बच्चों, फिरोन रेफ्रिजरेंट बनाने में काम आता है। अच्छा, इनहेल कर लोगे तो नर्वस सिस्टम को क्या कर देगा, डिप्रेस कर देगा, बेहोश हो जाओगे। और अगर तुमने इसको ऑक्सीजन में छोड़ दिया तो फॉस्फीन गैस बना देगा, बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है, इसलिए हार्मफुल होता है। अगर आयोडोफॉर्म की बात करो तो एक एंटीसेप्टिक होता है और आयोडीन प्रोड्यूस करता है, इसलिए एंटीसेप्टिक होता है। अगली बार नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, फिरोन। नेक्स्ट मेरा फिरोन बनता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑफ मीथेन या इथेन से, ये होता है CCl2F2। ठीक है जी, आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर फ्लोरीन और इधर फ्लोरीन। बच्चों इट इज प्रिपेयर्ड बाय CCl4 बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन। कैसे बनेगा, तुम CCl4 ले लोगे और यहां पे हेलोजन एक्सचेंज कर दोगे 4 बार बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन, और जब तुम ऐसा करोगे, तो यहां पे तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, 2 फ्लोरीन आ जाएंगे। जब तुम 2 बार रिएक्शन करोगे 2 फ्लोरीन आ जाएंगे, बन जाएगा। ये डैमेज कर सकता है किसको बच्चों, ओजोन के बैलेंस को, इसलिए बहुत हार्मफुल है। बात करते हैं DDT की, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर याद रखना, एक नंबर में पूछ लेते हैं। ये एक इंसेक्टिसाइड होता है और क्या करता है, मॉस्किटो को मारने के काम आया था वर्ल्ड वॉर सेकंड में। ये था हमारा चैप्टर का पूरा बंचोट। ऐसे बहुत सारे चैप्टर तुम्हें चाहिए तो कमेंट में मुझे बताना। बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।